हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग बात करेंगे ट्वेल्थ के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑप्टिक्स पर। ऑप्टिक्स में जिसमें अपन लाइट के बिहेवियर पर बात करेंगे। एक तरीके से ट्वेल्थ लेवल पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को इसके मार्क्स से पता लग जाएगी। जेई में 12 मार्क्स का और नीट में 20 मार्क्स का है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है ये आप लोगों के पास। ठीक, अब अपन बात करते हैं ऑप्टिक्स के लिए। ऑप्टिक्स में नॉर्मली अपन लाइट के बिहेवियर पे बात करेंगे। लाइट के बिहेवियर से मतलब ये होता है कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आ चुके हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ के आ चुके हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ के आ चुके हैं। आप लोगों ने थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस पे बात करी है, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन पे बात करिए। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आप लोगों ने परावर्तन पढ़ा है, अपवर्तन पढ़ा है, व्यतिकरण पढ़ा है और कहीं ना कहीं विवर्तन भी आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। ये जितने भी फेनोमेना होते हैं ये एक तरीके से लाइट के बिहेवियर की वजह से होते हैं और इस बिहेवियर के बेसिस पर ही अपन लोग क्या करते हैं, इस ऑप्टिक्स को भी नॉर्मली क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसकी एक तरीके से दो मेन ब्रांच है, एक होती है आप लोगों के पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक आप लोगों के पास होती है वेव ऑप्टिक्स। ठीक, और दोनों को ही ट्वेल्थ लेवल पर अपन लोग, ठीक है ना, ट्वेल्थ में अपन लोग इसको डिटेल में दोनों ब्रांच को अपन लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो होता है ना, उसमें लाइट का जो भी बिहेवियर होता है, उसको अपन इजीली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अरे बस में उसको अपन देख सकते हैं, किसी भी एक छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन लोग उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस के थ्रू अपन लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जो वेव ऑप्टिक्स होता है उसमें अपन उसको इतना इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर मेरे को उसको ऑब्जर्व करना है तो मुझे एक्सपेरिमेंटल लेवल पे जाना ही पड़ेगा। मेरे आसपास जाने कितने फेनोमेना इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के होते हैं, लेकिन मैं उनको कभी नहीं देख पाता। ठीक है, जाना कितना व्यतिकरण और विवर्तन होता है मैं उनको नहीं ऑब्जर्व कर पाता, नहीं देख पाता। लेकिन मेरे आसपास जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है मैं उसको बहुत इजीली ऑब्जर्व कर लेता हूं, देख लेता हूं मैं उसको बहुत आसानी से। और आप लोगों ने छोटी क्लासों में इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट भी तैयार करे होंगे। आगे बस में जब भी अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमेशा याद रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट पर, जिस सरफेस पर और जिस होल पर लाइट इंसिडेंट होती है, जिस ऑब्जेक्ट, जिस सरफेस और जिस होल पर लाइट इंसिडेंट होती है, उसकी जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन से मतलब उसका साइज, उसका आकार जो होता है वो एक तरीके से लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा होता है। आप सबको पता होता है कि जो लाइट होता है, लाइट की जो वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, वो आप सबको पता होता है कि वो आप लोगों के पास 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मतलब इसको अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 7.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर होता है। और आप सबको पता होता है कि जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है आप लोगों के पास, जो आप लोगों के पास 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ये आप लोगों के पास 10⁻⁻10 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। आगे बस में अब आप देख लो लाइट की वेवलेंथ है कितना, 10⁻⁻7 मीटर। और यही लाइट जब किसी सरफेस, मिरर पर, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, आप लोग देखते हो मिरर पे लाइट इंसिडेंट होती तभी तो अपन लोगों की इमेज बनती कि नहीं बनती। अब उस मिरर का साइज, उसका जो डायमेंशन है वो मीटर रेंज का है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। लेकिन जो लाइट जो उस पर इंसिडेंट हो रही है उसका डायमेंशन कितना है, 10⁻⁻7 मीटर। तो ऐसी कंडीशन पे उस ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है वो बहुत ज्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में, लाइट के, उस लाइट की वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में। तो ऐसी कंडीशन पे वहां पे जो लाइट अपना बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है ना, उसको अपन बहुत इजीली क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए अपन उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में डाल देते हैं। लेकिन जब अपन वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो यही लाइट जब किसी सब्सटेंस पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी सरफेस पर या किसी होल पर इंसिडेंट होती है तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन, उसका साइज, उसका आकार अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट होता है। तो वहां पे लाइट का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। तो उस बिहेवियर चेंज होते ही उसको अपन एक नए ब्रांच में डिस्कस करेंगे जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स। लेकिन जो भी अपन लोग डिस्कस करेंगे ना वो अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में नॉर्मली अपन 3 पार्ट पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहले अपन लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन में अपन 2 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर पे। और रिफ्रैक्शन में अपन लोग डिस्कस करेंगे ग्लास स्लैब, लेंस और प्रिज्म पे बात करेंगे अपन लोग, आई बात में। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे अपन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और कैमरा पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसको अपन 3 पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब अपन जो फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं वो फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अपन लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब आप देखना इसको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बात करते हैं वहां पर।
प्रकाश के परावर्तन पे। और आप लोग छोटी क्लास में इसको पढ़ के भी आ चुके हैं, बस उससे ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। ठीक, उसमें आप लोगों के पास क्या होता है, इस तरीके से आप लोगों के पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। अभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ भी हो सकती है आप लोगों के पास। आगे बात सुनने, जो भी एक तरीके से स्मूथ सरफेस होती है, वो हर एक स्मूथ सरफेस एक तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करती है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मिरर। अब ये बोर्ड भी एक तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आप लोग अगर इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को इसमें मेरी शैडो नजर आ रही है, तो ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अपने घर के जितने भी बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन, वो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, उसमें आप लोगों को आपकी इमेज नजर आती है। तो ऐसी कंडीशन पे ये मेरे पास एक तरीके से कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह। हरी बात सुने, इस पे इस तरीके से अपन लोगों ने एक लाइट इंसिडेंट करी, ये अपन लोगों के पास होगी इंसिडेंट रे, आपतित किरण। आगे बात सुने, अब जैसे ही रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस भी पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, तो अपन क्या करते हैं कि जहां पे इंसिडेंट होती है वहां से अपन एक लाइन, हाइपोथेटिकल लाइन कंसिडर करते हैं, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ कितने डिग्री के एंगल पर होती है, 90 डिग्री के एंगल पर होती है। मतलब ये हाइपोथेटिकल लाइन एक तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, और इसी को अपन बोलते हैं नॉर्मल, इट मींस अभिलंब। आई बात समझ लोगों, ठीक। और यहां पे ये हो गया आप लोगों के पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये आप लोगों के पास जो आई होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक, अब आपको पता है कि ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, और ये आप लोगों के पास क्या बनेगा, ये आप लोगों के पास बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। और ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, एक तरीके से रिफ्लेक्टेड रे। आगे बात में, ठीक, ये पढ़ के आए हैं आप लोग, इसमें अपन ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, ऐसा होता है। अब आप सबको पता है कि अगर सपोज मेरे पास एकदम स्मूथ सरफेस है, मेरे पास एक जंपिंग बॉल है, अगर मैं उसको जितने एंगल पे थ्रो करूंगा तो फैक्ट है वो इस सरफेस से स्ट्राइक करके उतने एंगल पे जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर मेरे पास कोई भी वॉल है, अगर मैं किसी भी बॉल को 90 डिग्री के एंगल पे फेंकता हूं, थ्रो करता हूं, तो 90 डिग्री पे रिटर्न होकर आती है, आती है, आती है। तो ये तो फैक्ट है कि जितने एंगल से टकराएगी उतने एंगल से लौट के चली जाएगी। और यही आप लोगों के पास रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ एक ही नहीं है, ठीक है ना। और उसमें आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे बस में, जिसमें आपतन कोण इक्वल होता है किसके, परावर्तन कोण के। और जो सेकंड जो लॉ होता है उसमें आप लोग बोलते हो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। जिसमें आप लोग क्या देखते हैं कि आप लोगों के पास इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आप देखो ना, एक ही तल में, एक ही प्लेन में। अब आप देखो ये बोर्ड भी तो एक तरीके का प्लेन है ना। अब लाइट ऐसे आ रही है और इसी प्लेन में वापस जा रही है, और नॉर्मल भी इसी प्लेन में है कि नहीं, तो तीनों एक प्लेन में हुए कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि अगर सपोज इस तरीके से लाइट आ रही है, इस तरीके से लाइट आ रही है, तो फैक्ट है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, इस तरीके से। तो जिस इस तरीके से आएगी और इस तरीके से जाएगी, और ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर आप देखो, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यहाँ पे पूरा एक प्लेन बना कि नहीं बनाइए, तो ये सारे के सारे एक प्लेन में कि नहीं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लाइट आए ऐसे और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाए, या रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाए, या रिफ्लेक्ट होकर नीचे चली जाए? नहीं, जिस प्लेन में आएगी उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि अपन लोगों के पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को। इसी में अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक, आप बहुत ध्यान से देखना कि यहां पर अगर मैं कुछ नोट पॉइंट पर अपन बात करते हैं यहां पे, ठीक। अगर मैं सपोज इस इंसिडेंट रे, अब इस इंसिडेंट रे को मैं जितना दूर लेके जाऊंगा उतना एंगल इंक्रीज होता जाएगा, और जितना नॉर्मल की तरफ लेके जाऊंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज होता जाएगा। अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो फैक्टर जो रिफ्लेक्ट, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इधर लेके आ रहा हूं तो रिफ्लेक्टेड रे भी इधर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज करूंगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, आप लोगों के पास डिक्रीज होगा। तो एक टाइम ऐसा भी तो आ सकता है कि सपोज ये मिरर है मेरे पास, अब जो लाइट है वो बिल्कुल एज इट इज इस तरीके से आ रही है, सरफेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, मतलब अब बिल्कुल इस नॉर्मल पर ही आ रही है। अगर नॉर्मल पर आ रही है तो आप देखो कि आप लोगों के पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0। और अगर मैं
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बात करूं तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो फैक्ट है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 0। तो अगर लाइट बिल्कुल ऐसे ही आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर किधर चली जाएगी, ऊपर की तरफ से। तो ऐसी कंडीशन पे तो ये तो हो गई मेरे पास एक तरीके से इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट होकर एज इट इज वापस चली जाएगी। इसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इट मींस जो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब जिस पाथ से आई थी टकराकर वापस उसी पाथ पर लौट जाएगी। लेकिन यहां पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो आप देखना, ये तो गई आप लोगों के पास इंसिडेंट रे और ये हो गई आप लोगों के पास रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ गया, आप लोगों के पास 180 डिग्री का एंगल आ गया। इस तरीके से है और इस तरीके से रे चली गई, तो टोटल कितने का इन दोनों के बीच में एंगल आ गया, टोटल 180 डिग्री का एंगल आ गया। आगे बात में नेक्स्ट देखना आप लोग, नेक्स्ट नोट पॉइंट सेकंड देखते हैं वहां पर। ठीक है, अब ये जो भी इंसिडेंट रे, ठीक है, एक तरीके से एनर्जी, इसका कुछ ना कुछ आप लोगों के पास क्या होगा, वेलोसिटी, स्पीड होगा, वेग होगा, कुछ ना कुछ इसका वेवलेंथ होगा और कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा कि नहीं होगा। अब आप देखना ये इंसिडेंट रे का हो गया। अब इंसिडेंट रे स्ट्राइक करके इधर जाती है, क्या इसने मीडियम चेंज करा, नहीं करा, स्ट्राइक करके लौटकर वापस आ गई। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यहाँ पे भी वेलोसिटी v होगी, वेवलेंथ लैम्बडा होगा और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितनी होगी आप लोगों के पास, f होगी। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि जो आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना, इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेलोसिटी, वेग, तरंग दैर्ध्य एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, तो अगर अपन बात करें, ठीक है ना, एंड फ्रीक्वेंसी अनचेंज, आप लोगों के पास क्या रहती है, अनचेंज रहती है। और ये बात आप सबको पता है, अपन लोग डिस्कस करके आ चुके होते हैं इस बात को कि मीडियम चेंज होने पर किसी भी एनर्जी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है ना, और वेवलेंथ चेंज हो जाती है। अरे बस में अगर सपोज मीडियम चेंज होता है तो ऐसी कंडीशन पे वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है और वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। लेकिन आप सबको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा क्या रहती है, अनचेंज रहती है, मतलब फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है आप लोगों के पास, कांस्टेंट होती है। इट मींस अगर मीडियम, अगर लाइट या रे या कोई एनर्जी अगर अपना मीडियम चेंज भी करती है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है आप लोगों के पास, कांस्टेंट रहती है। मतलब मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी ये एक तरीके से किस, अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी किसकी वजह से होती है, सोर्स की वजह से। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना एक तरीके से सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। इसका एक एग्जांपल से अपन लोग समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक रेड कलर का एलईडी बल्ब है, ठीक है ना, मैंने उसको स्विमिंग पूल के बॉटम पर रख दिया, पूरा पानी भरा हुआ है उसमें। अब मैं उसको किसी एक डिस्टेंस, हाइट, ऊपर से उसको देख रहा हूं, तो मुझे बॉटम पे अभी भी वो कैसा नजर आएगा, रेड नजर आएगा कि नहीं, क्योंकि उससे जो रेड कलर की रेज निकलेंगी वो वाटर में चल गई, जैसे ही बाहर निकली तब भी वो क्या रहेगी, रेड की रेड रहेगी। लेकिन अब आप बहुत ध्यान से देखना, जब वो रेस चल के आएंगी रेड कलर की, तो उस वाटर के अंदर उसका वेलोसिटी और वेवलेंथ अलग होगा, और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो उसका वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। अगर वो रेड है तो फिर रेड ही रहेगा। और आप सबको पता होना चाहिए कि जितने भी कलर डिफाइन होते हैं वो सब फ्रीक्वेंसी की वजह से डिफाइन होते हैं। और किसी भी सिस्टम का कलर चेंज होता है क्या, चाहे लाइट, किसी भी कलर की लाइट हो, कितनी भी दूर से आ रही हो, वो कभी भी अपने रंग कलर को चेंज नहीं करती है। जो उसका कलर फिक्स है, एक बार फिक्स हो गया। तो जब फ्रीक्वेंसी होती है वो एक तरीके से किसी भी सोर्स की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जो एक बार फिक्स हो गया। अब जैसे 100 वाट का बल्ब है, अब आप उसको किसी भी मीडियम में ले जाके जलाओ, 100 वाट के इक्विवेलेंट एनर्जी जनरेट करेगा कि नहीं करेगा वो। अरे बात समझे आप लोगों को। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी सोर्स की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो मीडियम चेंज होने के साथ फ्रीक्वेंसी में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता है। ओनली क्या चेंज होता है आप लोगों के पास, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज होता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट देखना अब आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक। अगर अपन बात करते हैं तो जो अपने पास रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन अपने पास हर एक तरीके की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या है, वैलिड है, ठीक है ना। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, तो ये हर एक तरीके की रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के लिए क्या है आप लोगों के लिए, वैलिड हो, चाहे वो रेगुलर हो या फिर इररेगुलर हो, या फिर डिफ्यूज सरफेस हो या फिर रफ सरफेस हो, हर तरीके की सरफेस के लिए क्या होता है, ये वैलिड होता है।
अब अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं मेरे पास एकदम स्मूथ सरफेस है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मेरे पास मिरर। ठीक, अगर मिरर की मैं बात करता हूं तो स्मूथ सरफेस है एकदम, तो इस पे जो भी रे आती है, सपोज इस तरीके से रेज आ रही है, एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये एक दूसरे के क्या रहेंगी, ये हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन भी एक दूसरे के क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो ऐसी कंडीशन पे कि बिफोर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रेज इस तरीके से अपना पैटर्न शो कर रही हैं, तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो सरफेस है अपन लोगों के पास, ये एक तरीके से आप लोगों के पास क्या है, स्मूथ सरफेस है, जैसे कि मिरर की होती है। उसमें आप लोगों की इमेज, जितना लाइट इंसिडेंट होता है, मैक्सिमम लाइट स्ट्राइक करके आपके पास वापस आता है। ये रीजन होता है कि आप लोगों की परफेक्ट इमेज उस मिरर में क्या होती है, ड्रॉ होती है। एक होता है आप लोगों के पास रफ सरफेस, रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस तरीके से कुछ, ठीक है ना, रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे कि इस बोर्ड की जो आप लोगों के पास सरफेस है वो एक तरीके से रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब दिखने में तो आप लोगों को ये प्लेन नजर आ रहा है, लेकिन जब आप इसको बहुत जूम करके देखोगे तो आप लोगों को इसकी सरफेस कुछ इस तरीके से नजर आएगी। और यही तो रीजन है, जितनी भी लाइट ट्यूबलाइट से चलकर इस पर आ रही है, अगर परफेक्टली अगर वो रिफ्लेक्ट होती तो मेरी इमेज आप लोगों को इस बोर्ड में नजर आती। लेकिन आप लोगों को मेरी इमेज नजर नहीं आ रही, लेकिन मेरा शेडो नजर आ रहा है। मतलब जो रेज हैं वो पूरी की पूरी नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, और जो थोड़ी रेज आ रही हैं वो एक तरीके से मेरी ब्लर इमेज बना रही कि नहीं बना रही, देख लो आप। अरे बस समझ आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना, अगर सपोज रे इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, ठीक, तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं देखूं तो आप इस वाले सरफेस के लिए जो नॉर्मल होगा, ठीक है ना, इस वाली सरफेस के लिए जो नॉर्मल होगा वो इस तरीके से यहां पर कहीं पर होगा कि नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है आप लोगों के पास, आई, तो फैक्ट है ये 8 से इधर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। ठीक, जबकि इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए देखो आप नॉर्मल आप लोगों को इधर कहीं नजर आएगा। तो फैक्ट है कि अगर ये एंगल आप लोगों के पास आई डैश है तो रे इधर कहीं निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, और वो एंगल आपके पास कितना बनेगा, आर डैश। तो बिफोर रिफ्लेक्शन तो रेज एक दूसरे के पैरेलल थी, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या वो एक दूसरे के पैरेलल है क्या, नहीं। तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है, इस रिफ्लेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जितनी भी आप लोगों के पास रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं जिसमें आप लोगों की इमेज नहीं बनती लेकिन एक ब्लर इमेज आप लोगों की बन जाती है, वो हर एक सरफेस आप लोगों की क्या होती है, एक तरीके से रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो ये हर तरीके, किसी भी तरीके की रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, हर के लिए क्या है, आप लोगों के लिए वैलिड है। आई नहीं आप लोगों को बात समझ में, ठीक। नेक्स्ट देखना हो आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, और आप देखना जो इंसिडेंट रे वो इस तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इंसिडेंट रे एक तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एक कंपोनेंट तो इसको इधर की तरफ ले जाने की कोशिश करा और एक कंपोनेंट इसको नीचे ले जाए, तो इसको तो बोल देते हैं Vx और इसको बोल देते हैं अपन Vy। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, ये ऐसे जाने लग गया। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो एक कंपोनेंट अभी भी इसको इधर लेके जा रहा है, लेकिन अब एक कंपोनेंट इसको किधर लेके जा रहा है, ऊपर। तो मैं इसको बोल देता हूं एज इट इज Vx और इसको बोल देता हूं Vy डैश बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। तो आप देखो बिफोर रिफ्लेक्शन आप लोगों के पास Vy नीचे था, और आफ्टर ये वाली ये जो चीज है ये तो आप लोगों के पास क्या है, बिफोर रिफ्लेक्शन। और जैसे ही आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर मैं बात करूंगा तो अब ये Vy वाला कंपोनेंट किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये वाली कंडीशन एक तरीके से आप लोगों के पास क्या हो गई, एक तरीके से आफ्टर रिफ्लेक्शन वाली बात हो गई कि नहीं होगी, परावर्तन के पश्चात। तो आप क्या देख रहे हो कि जो Vy वाला कंपोनेंट था रिफ्लेक्शन की वजह से उसमें कितने का चेंज आ गया आप लोगों के पास, 180 का चेंज आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसी कंडीशन पर अगर सपोज कोई भी इंसिडेंट रे या कोई भी आपके पास रे किसी भी मिरर से या किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें एक तरीके से कितने का फेस चेंज हो जाता है, एक तरीके से उसमें पाई या फिर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो 180 का फेस चेंज उसमें आ जाता है। आई बात समझ आप लोगों को। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब फैक्ट है कि इंसिडेंट रे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक नॉर्मल भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि जो इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर है, इंसिडेंट रे का जो यूनिट वेक्टर है वो मैंने मान लिया EI कैप, ये इंसिडेंट मैंने मान लिया, ठीक। और नॉर्मल का मैंने यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लिया EN कैप, और जो रिफ्लेक्टेड रे उसका यूनिट वेक्टर इकाई सदिश मैंने मान लिया ER कैप। अब देखो तीनों वेक्टर
एक ही प्लेन में है, एक ही तल में। और आप सबको पता होता है कि जब तीनों वेक्टर एक ही तल में या एक ही प्लेन में होते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है आप लोगों के पास, ई आई कैप, ठीक है ना, ई एन कैप एंड ई आर कैप, इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए आप लोगों के पास, 0 के इक्वल होना चाहिए। इट मींस अगर मैं इसको एकदम परफेक्टली लिखूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ई आई कैप डॉट ई एन कैप क्रॉस ई आर कैप इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों होगा देखना आप लोग, अगर मैं ई एन और ई एन और ई आर का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो फैक्ट है कि इन दोनों का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा या फिर अंदर की तरफ होगा। अरे बस में अगर इनका परपेंडिकुलर, अब ये वेक्टर इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो फैक्ट है इसके साथ भी लंबवत होगा कि नहीं होगा। और यहां पे क्या है, डॉट, डॉट मतलब cos थीटा, और वो क्या क्या परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो आप लोगों के पास क्या होता है, तो एक तरीके से ये प्लेन के लिए क्या होती है कंडीशन, कि अगर आपको प्रूफ करना है कि अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में, तो ये कंडीशन होती है कि नहीं होती है, कि एक बार क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका तीसरे वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। और अगर वो 0 के इक्वल है तो वो आप लोगों के पास एक तरीके से क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कि तीनों के तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं। पहले तो बात समझ में आई कि नहीं है, आगे बात समझ, ठीक। तो ये इतना काफी है अपन लोगों के लिए, इससे ज्यादा अपन लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब अपन इसके न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। पहले देखो एक बार इसको, ठीक, चलो इजी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फिर टिपिकल के बाद तरफ बढ़ेंगे अपन इजी से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 देखना अब आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए अब आप लोग, एकदम इजी। सपोज आप लोगों के पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक, और एक रे बिल्कुल एज इट इज इस तरीके से आती है और वो इसके साथ सपोज 20 डिग्री एंगल ड्रॉ करती है। कितना डिग्री एंगल ड्रॉ करती है, 20 डिग्री। तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जल्दी से बताइए आंसर, ठीक। तो देखिए अब आप लोग, तो जैसे रे इंसिडेंट होगी, रे इंसिडेंट होती है अपन को सबसे पहले क्या ढूंढना है, नॉर्मल, एक हाइपोथेटिकल लाइन बनानी है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ये 20 है तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास, 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो ये आप लोगों के पास आई हुआ कि नहीं हुआ, और आप सबको पता था कि आई और आर की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। तो आप लोगों के पास ये भी कितना होगा, 70 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो आप लोगों के पास कितना होगा, 70 डिग्री होगा। आई बस में नेक्स्ट देखना होगा आप लोग, सपोज एक मिरर इस तरीके से किसी भी, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्षैतिज तल है, इस तरीके से थीटा एंगल पे रखा हुआ। एक लाइट इस तरीके से आती है जिसको मैं एक तरीके से बोल सकता हूं हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, क्षैतिज आपतित किरण, और आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात वो ऐसे चली जाती है जिसको अपन क्या बोलेंगे, वर्टिकल रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तो आप देखना इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो ये प्लेन ऐसा है ना, अब जो नॉर्मल होता है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होता है। तो फैक्टर जो इसका इसके लिए नॉर्मल बनेगा वो इधर की तरफ बनेगा कि नहीं बनेगा, एंड। अब ये फैक्टर 90 डिग्री एंगल है और नॉर्मल हमेशा बीच में होता है, सेंटर में होता है। तो ऐसी कंडीशन पे ये एंगल आप लोगों के पास कितना जाएगा, 45 डिग्री। तो ये एंगल भी आप लोगों के पास कितना जाएगा, 45। अगर ये एंगल आप लोगों के पास 45 है तो ये एंगल भी आप लोगों के पास कितना होगा, 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और अगर ये एंगल 45 है तो थीटा भी आप लोगों के पास कितना होगा, 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से अपने पास इजी सी क्वेश्चन पर अपन लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन अगर टिपिकल है तो देखना अपन टिपिकल क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट देखना। अब अपने पास इस तरीके से
ये इस तरीके से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अपने पास, जो कि एक सर्कल का पार्ट है, और इसका जो रेडियस है, अपन रेडियस इसका कंसीडर कर लेते हैं कि इसका रेडियस अपन लोगों के पास है आर, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक, और इसका रेडियस यहां से कितना हो गया आप लोगों के पास आर। आप सबको पता होता है कि अगर सर्कल है कोई भी, इसके सेंटर से जो भी आप लाइन सरफेस पे ड्रॉ करेंगे वो हमेशा कितने डिग्री के एंगल पे जाती है, 90 डिग्री के एंगल पे जाती है, ठीक। और इसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आ गई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। अब आप देखना, एक रे इस तरीके से आती है आप लोगों के पास, ये एक इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है आप लोगों के पास, ये रिफ्लेक्ट होके बिल्कुल सीधे पास हो जाती है इस तरीके से, बिल्कुल वर्टिकल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आप लोगों के पास वर्टिकल रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे, और ये आप लोगों के पास हो जाएगी हॉरिजॉन्टल इंसिडेंट रे। आ गई बस में। तो अब फैक्ट है कि इस पॉइंट पे एक तरीके से रे इंसिडेंट हुई कि नहीं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान ली कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y। तो आप लोगों को बस यहां पे यही करना है कि फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ x, y। आ गई बात समझ में आप लोगों को। सोचिए कैसे करेंगे, सोचिए थोड़ा सा, आप लोग सोचिए, फिर अपन करते हैं इसको। ठीक, तो आप देखना, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो फैक्ट है कि इस पॉइंट पे इसने टच करा, तो अगर मैं बात करूं तो इसका यहाँ पे सरफेस ऐसा है, तो इसका नॉर्मल यहाँ पे कहीं पर होगा कि नहीं होगा। अब देखना यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा तो फैक्ट है वो इस सरफेस के साथ 90 डिग्री, और फैक्ट है यहाँ पे जो भी मैं नॉर्मल बनाऊंगा वो नॉर्मल कहां से पास होना चाहिए, सेंटर पे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये इस तरीके से अपने पास ये नॉर्मल बनेगा कि नहीं बनेगा। आ गई बस में। एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री तो ये एंगल 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो ये आप लोगों के पास आर होगा कि नहीं होगा। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी इधर, इसका कंपोनेंट ले लूंगा आर का, और ये कितना जाएगा आपके पास आर कॉस 45 डिग्री, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा आप लोगों के पास, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा आर साइन 45 डिग्री। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो आप लोगों के पास एक्स कोमा, अगर मैं वाई की बात करूंगा तो वो किसके इक्वल आ गया आप लोगों के पास आर कॉस 45 डिग्री कोमा आर साइन 45 डिग्री। आ गई बात सुनने। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों के पास हो जाएगा आर अपॉन में √2 कॉमा आर अपॉन में √2। ये एक तरीके से अपने क्या आ गए एक्स कोमा वाई आ गए। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं बनेंगे। अरे बस में इसी तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के पास। आगे बस में एक और करें इसी तरीके का क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन देखो इसी तरीके का। ठीक, आप लोगों को वही क्वेश्चन है, फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ x, y such that after reflection reflected ray deviated by angle 20 डिग्री 120 डिग्री। मतलब आप लोगों को वही एक्स वाई के निर्देशांक ज्ञात करने, यदि परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण 120 डिग्री के एंगल से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, तो देखना आप लोग, ये डायग्राम दे रखा है आप लोगों को इस तरीके से बिल्कुल। ठीक है, ये आप लोगों के पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। ठीक है, ये ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एस एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक, अब सपोज इंसिडेंट रे ऐसे है,
ठीक है ना, ये वही आप लोगों के पास हॉरिजॉन्टल इंसिडेंट रे, क्षैतिज आपतित किरण। फैक्ट है अगर ये आपके पास मिरर, ये अगर ये दर्पण नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती तो रे बिना डायवर्ट हुए सीधे निकल जाती कि नहीं निकल जाती, निकल जाती ना। लेकिन जैसे ही अब अपन ने ये लगाया तो अब जो डेविएशन हुआ 180, तो जाना इधर था लेकिन अब 180 से किधर चली गई, उसका डेविएशन इधर की तरफ होगा, मतलब इधर कहीं चली गई। और ये जो डेविएशन हुआ, ये डेविएशन कितना हुआ आप लोगों के पास, ये डेविएशन, ये विचलन मान लेते हैं 120 डिग्री कह रहा है वो क्वेश्चन में। तो ऐसी कंडीशन पे वो आप बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। तो अब फैक्ट है यहाँ पे ये इसने कट करा, तो इसके जो कोऑर्डिनेट मेरे पास बनेंगे वो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x, y बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बस मुझे ये x, y कैलकुलेट करने की, x, y की वैल्यू कितनी होगी अगर इसका सपोज सेंटर O है और इसका रेडियस आप लोगों के पास R है। जल्दी से करो बेटा, आंसर बताओ कितना आएगा। तो देखना अब आप लोग, फैक्ट है कि ये सरफेस ऐसे ना, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो बिल्कुल यहीं से कहीं से पास हो रहा होगा, और यहां से जो नॉर्मल पास होगा फैक्ट है वो सेंटर से पास होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। अरे बस में अब देखना टोटल कितना 180, 120 चला गया तो ये एंगल कितना 60, तो अगर ये 60 तो ये कितना बनेगा 30 डिग्री, तो ये कितना बनेगा आप लोगों के पास 30 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ये एंगल 30 तो ये आप लोगों के पास एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे बस में, और अगर सपोज ये एंगल आप लोगों के पास 30 डिग्री है तो ये आप लोगों के पास R, तो ऐसी कंडीशन पे वही दो इसके इस वाली इसके एक कंपोनेंट तो आ जाएगा इधर और एक कंपोनेंट आ जाएगा आप लोगों का इधर, आ जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये कितना होगा आप लोगों के पास R cos 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा R sin 30 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास x, y इक्वल टू कितना हो जाएगा R cos 30 डिग्री R sin 30 डिग्री। तो आप लोगों के पास हो जाएगा sin cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है /2। ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा x, y। आई नहीं बस समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से अपन लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आई नहीं बस समझ में, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अब आप लोग, एक और बिल्कुल एज इट इज इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं अपन लोग। अब आप लोग इसी क्वेश्चन को वापस करना, ये एक नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एज इट इज आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट करना है। आप लोगों को क्या करना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या करना है आप लोगों को कैलकुलेट करना है। अगर सपोज यहाँ पे जो डेविएशन है, ठीक है ना, अगर सपोज यहाँ पे जो अपन लोगों ने डेविएशन की, आप लोगों को एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। यही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या है, सर्कल है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अगर सपोज आपके पास ये डेविएशन कितना होता है 135 डिग्री होता है, कितना होता है आप लोगों के पास 135 डिग्री होता है। तो आप लोगों को मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है कितनी होगी। आ गई बात में, तो सब मुझे सॉल्व करके भेजेंगे बेटा। आ गई बात में, नेक्स्ट देखो आप लोग। बस इसी तरीके के अपन लोगों के पास रिफ्लेक्शन के क्या बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं अपन। ये तो एक सर्कल का करा, इसी तरीके से अपन एक पैराबोला का भी कर लेते हैं। इस तरीके से आपके पास एक पैराबोला दे रखा है आप लोगों को, और दे रखा है कि आप लोगों के पास x इक्वल टू कितना है y², ठीक है ना। ये आप लोगों के पास s एक्सिस हो गई, ये आप लोगों के पास y एक्सिस हो गई, ठीक। और रे बिल्कुल एज इट इज इस तरीके से आती है और रिफ्लेक्ट होकर किधर चली जाती है, इधर चली जाती है, बिल्कुल एज इट इज इस तरीके से, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट होकर किधर चली जाती है, इस तरीके से इधर चली जाती है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट x, y की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होगी, x, y की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होगी। आ गई बात समझ में, करिए जल्दी से इसको सॉल्व। करिए इसको जल्दी से सॉल्व और आंसर बताइए मुझे कितना होगा। ठीक है, तो अब आप देखना, अगर अपन सॉल्व करें तो इस पॉइंट पर, अगर मैं इस पॉइंट पे जहां पे ये टच हो रहा है, तो अगर मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, टेंजेंट मतलब इस तरीके से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना, इस तरीके से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करता हूं। तो अगर मैं इस स्पर्श रेखा को पीछे बढ़ाता हूं, ठीक, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। और आप सबको पता होना चाहिए कि नॉर्मली अगर मैं जब भी टेंजेंट की बात करता हूं, तो जैसे सपोज ये मेरे पास एस एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, एक सिंपल एकदम यूनिफॉर्म मेरे पास एक ग्राफ है,
तो फैक्ट है कि ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, एस एक्सिस के साथ थीटा, ये कितना बना रहा है, थीटा। तो एक तरीके से जो स्लोप होता है या फिर अगर ढाल होती है या फिर प्रवणता होती है, ये एक तरीके से क्या बताती है कि जो भी आप लोगों के पास एस एक्सिस होती है उसके साथ झुकाव को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब फैक्ट है कि अगर ये पूरा यूनिफॉर्म है तो किसी भी पॉइंट पे बात करो यूनिफॉर्म रहेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया x, और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना हो गया y। अगर ये y तो ये भी तो y होगा कि नहीं होगा। तब आप देखना ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये तो हो गया बेस, मतलब ये तो हो गया आधार, और ये हो गया आप लोगों के पास परपेंडिकुलर, मतलब लंब हो गया। वो आपके पास आधार है और लंब है, तो फैक्ट है ये चीज तो आप लोगों के पास केवल tan थीटा ही देता है ना, और tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना जाएगा, y अपॉन x हो जाएगा, अगर एक सिंपल ग्राफ है तो। लेकिन अगर सपोज मेरे पास ग्राफ एकदम यूनिफॉर्म ना होके इस तरीके से मेरे पास इररेगुलर शेप का है, इस तरीके से इररेगुलर शेप का कोई ग्राफ है, ठीक है, या किसी भी तरीके का बना लो, मान लो इस तरीके का बना लो। अब मुझे इस पॉइंट पे बात करना है, तो इस पॉइंट पे बात करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब फैक्ट है कि जो अपन टेंजेंट की बात करते हैं वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो जो केवल इस लाइन को स्पर्श करेगी ओनली, इस लाइन को टच करेगी ओनली, इस लाइन को टच करेगी ओनली, इस तरीके से निकल जाएगा। और जहां पे भी ये एस एक्सिस को यहां पे पीछे कट करेगा वहां पर एंगल क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, थीटा बन जाएगा। अब आप देखना जिस पॉइंट पर ये कट करा है उस पॉइंट का अपना खुद का प्रारंभिक स्थिति होगी, इनिशियल पॉइंट होगा, और पॉइंट भी है तो फैक्टर उसका फाइनल पॉइंट भी, मतलब पॉइंट कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा, कहीं ना कहीं पे खत्म हो रहा होगा। तो फैक्टर अगर ये एस एक्सिस और ये वाई एक्सिस है तो यहां से यहां तक ये क्या बनेगा, dx, और अगर मैं इसको इधर की तरफ लूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना बन जाएगा, dy बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करूंगा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू ढाल इक्वल टू प्रवणता इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, dy अपॉन में dx, जो पढ़ के आए हो आप लोग, बहुत बहुत बार पढ़ के आए हो 11th क्लास में। तो जब भी अपन स्लोप की बात करेंगे ना और कोई भी इररेगुलर शेप का होगा ना, तो अपन एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे, और जहां पे वो इस वाली एक्सिस को क्या करेगी, कट करेगी, वहां पर अपन एंगल क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को। तो देखना आप लोग, देखना आप लोग, तो ऐसी कंडीशन पे ये एंगल थीटा हुआ कि नहीं हुआ। अब ये बिल्कुल एज इट इज ऐसा है कि नहीं, अब ये इस तरीके से, तो फैक्ट है इसका जो नॉर्मल होगा वो यहाँ पर कहीं पर इस तरीके से यहाँ पर कहीं पर होगा। अब फैक्ट है ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, तो ये एंगल भी आप लोगों के पास कितना होगा, 45, ठीक। अगर ये एंगल 45 तो ये वाला एंगल भी आप लोगों के पास कितना होगा, 45। तो देखो जेड बन रहा है, तो ये एंगल भी आप लोगों के पास कितना होगा, 45 होगा कि नहीं होगा। तो जो ये टेंजेंट है, ये जो आप लोगों के पास ये जो स्लोप है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन पे स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू dy अपॉन में dx। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो dy अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की 1। तो ऐसी कंडीशन पे dy अपॉन में dx इक्वल टू कितना आ गया, 1। ये तो अभी अपने पास dy अपॉन dx है, ठीक। अभी तो मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, वाई स्क्वायर। तो आप देखना x इक्वल टू आपके पास है वाई स्क्वायर, तो dy अपॉन dx, तो मैं क्या करता हूँ x के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ, तो 1 इक्वल टू 2y dy अपॉन में dx, देन dy अपॉन में dx इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन में 2y। अब dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, 1, देन 1 अपॉन में 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो ऐसी कंडीशन पे y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। तो y इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे पुट कर दो 1/2 का स्क्वायर, तो आप लोगों के पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग रिफ्लेक्शन के इससे ज्यादा डिफिकल्ट तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, चाहे आप कहीं पर भी ट्राई कर लेना। अरे बात सुने, ठीक। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूं, ये क्वेश्चंस आप लोगों को खुद सॉल्व करना है और मुझे सॉल्व करके बताना है कि आप लोगों के पास उसका आंसर क्या आएगा। आगे बात सुने, देखिए अब आप लोग, ठीक है, देखना अब आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1, इस तरीके से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पैराबोला, इसका इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दे रखा है आप लोगों को, ठीक। और जो रे, जो इंसिडेंट रे, वो इस पॉइंट पर कट करती है इसको, और इसके कोऑर्डिनेट हम आपको दे रखे हैं a2a, क्या दे रखे हैं, a एंड 2a। तो आपको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थीटा क्या, थीटा क्या, थीटा वो कि जो आप यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो एक स्पर्श रेखा बनाएंगे यहां से आप लोग, ये पीछे कट करेगी कि नहीं करेगी, और जहां पे ये एस एक्सिस को कट करेगी वहां पे क्या बनेगा, एंगल थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। बस इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है आपको।
आ गई बात समझ। इसी तरीके से इस तरीके की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपके पास, इसका इक्वेशन दे रखा है आप लोगों को y इक्वल टू 2 साइन x, और इस तरीके से रे आती है और रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से लौट जाती है, ठीक है ना। ये होगी y एक्सिस, ये होगी आप लोगों के पास s एक्सिस, यहां पे कट करती है तो आप लोगों को x, y की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी कि x, y की वैल्यू आप लोगों के पास क्या होगी। आई पास में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन में आप लोग खुद ट्राई करना, खुद देखना, इससे टिपिकल क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। आ गई बात समझ में, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग मुझे कल वापस सेंड करोगे। आ गई बात समझ में। आज के लिए इतना काफी है।